हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इकोनॉमी का एमसीक्यू कर रहे थे, टॉप 500 एमसीक्यू, जिसमें हम लोग 100 एमसीक्यू कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट जो है 100 के बाद एमसीक्यू करेंगे। ये हमारा पार्ट 6 है दोस्तों। आप देख रहे हैं जीरो आई एस का चैनल। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम राहुल बनवाल है दोस्तों। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीएससी का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, ये जो लेक्चर है इकोनॉमी का कोर्स, वो पार्टिकुलरली यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ज़रूरत तो है ही, साथ ही साथ आपका जो ईपीएफओ का एग्जाम है दोस्तों, उसमें भी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी से, उसके लिए भी ये कोर्स ज़रूरी होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज से हमारा क्वेश्चन दोस्तों इकोनॉमी का। जो हम लोग 100 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, आज हम लोग 100 से आने वाले आगे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 100 तक हम लोग कर चुके थे दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 100 हम लोग एक देख रहे हैं। तो ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, ठीक है, और इस तरफ हमारा हिंदी में क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पढ़िए। और कंसीडर द फॉलोइंग का स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिजिटल बैंकिंग यूनिट डीबीयू लॉन्च्ड बाय द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो जो अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी की गई जो डिजिटल बैंकिंग इकाई है दोस्तों, उसके बारे में हमारा क्वेश्चन है। बोल रहा है इट इज़ फिक्स्ड यूनिट बिजनेस यूनिट हब दैट हाउसिंग सर्टेन मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिलीवरिंग डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बोल रहा है यह डिजिटल बैंकिंग उत्पादों को दोस्तों प्रदान करता है एक निश्चित बिंदु व्यवसाय के द्वारा। तो ठीक है, नाम ही है डिजिटल बैंकिंग, तो क्या करेगा, डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रोवाइड करेगा, है ना, ऑनलाइन के थ्रू, पेपरलेस, है ना, पेपर का यूज नहीं करेगा, तभी नाम है डिजिटल, है ना। फिर बोल रहा है इट ऑफर्स बैंकिंग सर्विसेज इन बोथ सेल्फ सर्विस एंड असिस्टेड मोड। बोल रहा है यह बैंकिंग सेवा प्रदान करता है, दोनों स्व सेवा खुद यूज करते हैं और सहायक मोड मतलब दूसरे के मदद से। तो सही है, बैंक वही काम करता है। जो बैंक में भी हम लोग एटीएम पैसा निकालते हैं, खुद से निकालते हैं, या फिर हम लोग पासबुक भर के निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, आप सब चीज़ डिजिटल होगा। बस कुछ सेवा स्वयं आप यूज कर सकते हैं और कुछ जो है किसी की मदद से कर सकते हैं। दूसरा सही है। तीसरा बोल रहा है इट रिक्वायर्स सर्विसेज विदाउट पेपर। बोल रहा है इसमें क्या है, बिना कागज़ के आपको सेवा सर्विस देता है। सही बात है, तभी तो नाम है डिजिटल। तो दोस्तों इसका तीनों सही है। पूछ रहा है कौन सा सही है, तो डी होगा दोस्तों, तीनों सही, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। तो 101 का डी होगा दोस्तों। 102 देखते हैं। बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। तो रिट्स जो वो होता है दोस्तों, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसके बारे में। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मतलब एक तरह का म्यूचुअल फंड है, जिसमें पब्लिक जो है पैसा डालता है दोस्तों, और उस पैसा का उपयोग जो है रियल एस्टेट में किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और चूंकि ये म्यूचुअल फंड है एक तरह का, तो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है, तो दोस्तों सेबी करता है ना। तो रिट्स क्या है, एक म्यूचुअल फंड है। दे आर रेगुलेटेड बाय द रिस्पेक्टिव रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ एवरी एस्टेट। नहीं, ये अपडेट नहीं करता, क्योंकि एक तरह का म्यूचुअल फंड है जहाँ पे आप पैसा डालोगे, पब्लिक पैसा डालेगी, तो इस फंड में कलेक्ट होगा, और इसका पैसा कहाँ जाएगा दोस्तों, तो रियल एस्टेट में जाएगा। बिल्डिंग जो बनता है उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। तो पहला गलत है, क्योंकि उसको सेबी रेगुलेट करता है, ना कि राज्य का रेरा रेगुलेट करता है दोस्तों। रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं करती है। ठीक है, बोल रहा है इट विल मेक रियल एस्टेट सेक्टर एक्सेसिबल टू स्मॉल इन्वेस्टर। बोल रहा है इसमें क्या है कि छोटे निवेशकों के लिए सुलभ होगा। तो सही बात है, छोटे छोटे निवेशक भी है, म्यूचुअल फंड है तो छोटे छोटे निवेशक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सही बात है, दूसरा सही है। कौन सा करेक्ट है पूछा है दोस्तों, तो मेरा 20 सही है, केवल 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग एंजल इन्वेस्टर। तो एंजल इन्वेस्टर के बारे में कौन सा सत्य है। मैंने बताया था एंजल इन्वेस्टर मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी बिजनेस में, जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है इस मकसद से, प्रॉफिट कमाने के मकसद से नहीं। एंजल क्या होता है दोस्तों, परी। तो जिस तरह परी जो है मदद करती है, उसी तरह एंजल इन्वेस्टर भी बिना अपना जो है स्वार्थ देखे स्टार्टअप में पैसा लगाता है दोस्तों, और खुद का पैसा लगाता है, उसी को एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि एंजल इन्वेस्टर जनरली इन्वेस्ट देयर ओन मनी, वो अपना पैसा निवेश करता है, खुद का पैसा। तो सही बात है, वो पैसा जो है खुद करता है, कहीं से लाता नहीं है। दे इन्वेस्ट इन स्मॉल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर। सही बात है, छोटे छोटे स्टार्टअप और उद्यमियों में ये निवेश करते हैं। फिर बोल रहा है दे प्रोवाइड मोर फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशन एज कम्पेयर टू अदर लेंडर। बोल रहा है कि वे अधिक अनुकूल शर्तें प्रदान करता है, मतलब कंडीशन नहीं करता है कि हमको इतना प्रॉफिट होगा तभी हम इन्वेस्ट करेंगे। स्टार्टअप के अकॉर्डिंग, स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए जो भी उसका शर्त है उसको ये मानता है दोस्तों। अब बोल रहा है एंजल इन्वेस्टर सेबी को रेगुलेट करता है। तो सही बात है, एंजल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करेगा अपना शेयर वेयर, मतलब किसी का जो स्टार्टअप में उसका शेयर वेयर खरीदेगा। तो शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, सेबी। तो इसको भी कौन रेगुलेट करेगा, सेबी दोस्तों। ठीक है, तो 103 का आंसर क्या होगा, डी, सभी सही है मेरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं दोस्तों।
बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंकर इन्वेस्टर। अब बोल रहा है एंकर निवेशक के समक्ष के बारे में हम लोग को कथन पे विचार करना है, ठीक है। तो एंकर इन्वेस्टर क्या होता है दोस्तों, जानते हैं? देखिए, एंकर इन्वेस्टर का मतलब सीधा आदमी है, सीधा बात है। मान लीजिए मैं अपना जीरो IAS चैनल है, ठीक है। अभी मैं अगर इसका शेयर बाज़ार में अगर अपना शेयर बेचूंगा तो हो सके कि कोई लोग, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि जीरो IAS कुछ है भी क्या, तो लोग जो है इस पर विश्वास कम दिखाएंगे, ठीक है। आप लोग जो चैनल से जुड़े हैं वो तो जानेंगे कि हाँ क्वालिटी कंटेंट मिलता है तो हम इसका शेयर खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन मान लो बाहर वाले आदमी को क्या पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। लेकिन मैं ये करूं कि यार जीरो IAS का जो शेयर है वो ऐसे आदमी को बेच दूं जिस पे लोग विश्वास करते हैं, किसी कंपनी को बेच देता हूं, जैसे टाटा को बेच देता हूं, ठीक है। तो पब्लिक को लगेगा कि चूंकि टाटा इसका शेयर को ख़रीदा है, इसका मतलब ये शेयर जो होगा बढ़िया होगा। तो एंकर इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो किसी कंपनी में जब शुरू बार जब शेयर जारी होता है तब उसको ख़रीद लेते हैं, ताकि बाकी लोगों को विश्वास हो जाए कि ये फलाना कंपनी जो है दोस्तों अच्छा है, ठीक है। तो जब कभी भी शेयर कोई कंपनी मार्केट में पहली बार इशू करती है, जिसको IPO बोलते हैं, इंटरनेशनल पब्लिक ऑफर, है ना, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, IPO बोलते हैं, तो उसको जारी करने से पहले वो अपना शेयर ऐसे आदमी को बेचती है या ऐसी कंपनी को बेचती है जो नामी गिरामी है, ताकि पब्लिक का उस पर विश्वास हो जाए उस कंपनी पे, और लोग जब वो IPO जारी करेगा कंपनी तब लोग उसको खरीदेंगे, ठीक है। तो एंकर इन्वेस्टर क्या होता है दोस्तों, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब संस्थागत जो है निवेशक होता है, जिसको इन्वाइट किया जाता है कि किसी कंपनी का जो है वो शेयर खरीदेगा IPO होने से पहले। IPO मतलब जब भी कंपनी पब्लिक से पहली बार शेयर मार्केट में पैसा लेती है, उठाती है, तो उसको IPO बोलते हैं। तो IPO लाने से पहले किसी इन्वेस्टर को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को जो शेयर वो बेचती है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, उस आदमी को क्या बोलते हैं, एंकर इन्वेस्टर। तो 104 का आंसर क्या होगा दोस्तों, D, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। तो वे संस्थागत निवेशक है जिन्हें प्रारंभिक प्रस्ताव से ठीक पहले निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो वैकल्पिक निवेश कोष ये क्या होता है दोस्तों, ये एक तरह का फंड होता है, ठीक है। और कोई भी फंड होता है उसमें हम लोग इन्वेस्ट किया जाता है, मतलब इस फंड में पैसा पब्लिक लाता है, इकट्ठा करता है, और इस फंड से अलग अलग चीज़ में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो अभी हम लोग जो एंजल इन्वेस्टर देखे ना, तो एंजल इन्वेस्टर ही एक तरह का अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, ठीक है। और ये सबको कौन रेगुलेट करता है, सेबी। तो बोल रहा है इट इज़ प्राइवेटली पुल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल इस्टेब्लिश इन इंडिया एंड रेगुलेटेड बाय सेबी। बोल रहा है इसका निजी तौर पर पुल किया गया निवेश जो वाहन है भारत में स्थापित है, और इसके द्वारा किसके द्वारा रेगुलेट है दोस्तों, तो सेबी के द्वारा। तो सही बात है, और कौन रेगुलेट करेगा, सेबी। जैसे एंकर फंड है, एंकर इन्वेस्टमेंट है, एंजल इन्वेस्टर है ना, सभी चीज़ किसके अंदर में आता है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर में आता है। फिर बोल रहा है इट कलेक्ट्स फंड फ्रॉम सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर फ्रॉम इंडिया एब्रॉड। सही बात है, भारत से या बाहर से लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में, है ना। और तीसरा क्या, वेंचर कैपिटल फंड कम्स अंडर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो वेंचर कैपिटल फंड भी दोस्तों इसके अंदर में आता है, ठीक है। तो चाहे वो एंजल इन्वेस्टर हो या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो या एंकर इन्वेस्टर हो या वेंचर कैपिटल फंड मतलब क्या होता है, ऐसा आदमी जो अपना पैसा नहीं लगाता है, अपना पैसा लगाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंजल इन्वेस्टर। तो वेंचर कैपिटल का मतलब वो स्टार्टअप में निवेश तो करता है लेकिन प्रॉफिट कमाने के मदद से करता है, लाभ कमाने के मकसद से करता है, और अपना पैसा नहीं लगाता है दोस्तों, वो पैसा कहीं से लाता है फिर लगाता है, उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल, ठीक है। तो चाहे वो वेंचर कैपिटल हो या एंजल इन्वेस्टर हो या एंकर इन्वेस्टर हो, तीनों जो है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है, और तीनों को सबको रेगुलेट कौन करता है दोस्तों, सेबी। आंसर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर पूछा है सभी, उपरोक्त सभी, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 106। बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोवरेन वेल्थ फंड। सोवरेन वेल्थ फंड, सोवरेन मतलब क्या होता है दोस्तों, सरकार। तो सोवरेन वेल्थ फंड मतलब ऐसा फंड जो किसी देश का सरकार जो है बनाया है, और उस फंड से, ठीक है, वो किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट करता है। तो जैसे मान लो सऊदी अरेबिया कोई फंड बनाया, ठीक है, तो इस फंड को इंडिया में वो इन्वेस्ट करेगा। तो चाहे इंडिया में कोई सरकारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, या सरकार के खजाने में इन्वेस्ट कर सकता है, या कोई प्राइवेट में इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। और सभी चीज़ों को रेगुलेट कौन करता है, चूँकि एक फंड है तो फंड को रेगुलेट कौन करेगा, सेबी करेगा, ठीक है। तो पढ़िए, बोल रहा है सोवरेन वेल्थ फंड SWF स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट फंड। तो मैंने बताया सोवरेन नाम ही है, सोवरेन का मतलब होता है संप्रभु। संप्रभु में किसका होता है दोस्तों, राज्य का, देश का। तो वो जो है राज्य के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा दे आर इस्टेब्लिश थ्रू फिजिकल एंड ट्रेड सरप्लस। बोल रहा है राजकोषीय और व्यापार अधिशेष के माध्यम से स्थापित होते हैं। तो सरकार का
मकसद सरकार का हो सकता है, फंड ये सरकार का है, तो सरकार उसको चाहे बजट के थ्रू करे फिजिकल से, या फिर उसका व्यापार से जो भी अधिक पैसा होगा तो उससे कर सकता है, तो ये भी सही बात है ना। फंड चूँकि सरकार का है तो सरकार को जिस तरह से उसमें पैसा डालना है वो डाल सकती है, फिर ये सरकार। फिर बोल रहा है दे आर यूज टू स्टेबिलाइज बजट एंड इकोनॉमी ऑफ द कंट्री फ्रॉम एक्सेस वॉलेटिलिटी इन रेवेन्यू। बोल रहा है इसका उपयोग राजस्व में अत्यधिक अस्थिरता से देश के बजट और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए किया जाता है। तो सही बात है, क्योंकि देखिए आप किसी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ से आपको पैसा जो है दोस्तों आएगा। अगर सऊदी अरेबिया का सॉवरेन वेल्थ फंड है, अगर इंडिया में इन्वेस्ट किया है तो यहाँ से पैसा इसको आएगा, तो भले ही सऊदी अरेबिया का इकोनॉमी अप डाउन हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है दोस्तों तेल के पे डिपेंडेंट है, तो तेल का ऊपर नीचे अगर होगा तो सऊदी अरेबिया को भी घाटा मुनाफा नुकसान होगा। लेकिन अगर इसके पास कहीं से अगर फंड अगर है और ये कहीं इन्वेस्ट कर रही है, तो कहीं जहाँ पे इन्वेस्ट की है वहाँ से दोस्तों इसको पैसा आएगा, निवेश आएगा, है ना, पैसा आएगा। तो इसीलिए सॉवरेन वेल्थ फंड का जो है उपयोग भारत विश्व जो उस देश का फंड होता है उस फंड का प्रयोग उस देश का जो बजट होता है उसकी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए काम में आता है दोस्तों। तो ये भी हमारा तीसरा भी सही है। फिर बोल रहा है सॉवरेन वेल्थ फंड टिपिकली इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट ऑन जो है प्रोजेक्ट एसेट। बोल रहा है कि आमतौर पर निवेश करते हैं दोस्तों सरकारी में, तो नहीं, ऐसा नहीं है, आमतौर पर सरकारी में इन्वेस्ट नहीं करते, जहाँ पे उसको प्रॉफिट लगेगा वहाँ पे वो इन्वेस्ट करेगा, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो दोस्तों। तो हमारा जो आंसर होगा चौथा हमारा गलत है ना, क्योंकि आमतौर पर बोला, आमतौर पर नहीं, जहाँ पे उसको प्रॉफिट होगा वहीं पे करेगा। ठीक, तो 1 2 3 ही दोस्तों सही है, क्योंकि तीसरा हमारा गलत है। और इस फंड को रेगुलेट कौन करता है? सेबी कहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 107 देखते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द क्राउड फंडिंग। ठीक है दोस्तों, तो क्राउड फंडिंग क्या होता है दोस्तों, आपको पता है, जब कभी भी जैसे कोई आदमी है, ठीक है, इसको पैसा चाहिए, तो अगर ये होता है ना, रिक्वेस्ट करती है फेसबुक में या इंस्टाग्राम पे कि हमको जो है ऑपरेशन करवाना है या हमको कुछ करवाना है तो हमको पैसा चाहिए, तो पब्लिक थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देखता है, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्राउड फंडिंग। ठीक है, तो क्राउड फंडिंग का मतलब ये है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट का यूज करके किसी भी चीज़ को वित्त पोषण करना दोस्तों। ठीक है, इसमें छोटा छोटा मनी जो होता है दोस्तों बहुत लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर से लिया जाता है, बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में निवेशक होते हैं, छोटा छोटा पैसा जो है दोस्तों 50 रुपये 100 रुपया अपने हिसाब से, स्वेच्छा के हिसाब से और अपना जो शक्ति के हिसाब से दोस्तों देते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। और ये एक तरह का मार्केट प्लेस फाइनेंसिंग है। क्यों? बाजार वित्त पोषण है, क्योंकि इसमें जो है पैसा जो है दोस्तों शेयर मार्केट मतलब इंटरनेट और सोशल मीडिया से लाके बाजार में जो है दोस्तों निवेश किया जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट प्लेस फाइनेंसिंग भी दोस्तों बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो दोस्तों? तो तीनों करेक्ट होगा हमारा। 1 मिनट रुकिए। ठीक है दोस्तों, इसका तीनों सही है, मेरा आंसर होगा दोस्तों डी। ठीक है, तो क्राउड फंडिंग क्या होता है? जहाँ पे कोई आदमी जो है शेयर जो है इंटरनेट का यूज करके पैसा उठाता है ना, थोड़ा थोड़ा पैसा पब्लिक से उठाता है और बहुत ज़्यादा लोगों से उठाता है, तो पैसा का अमाउंट दोस्तों बड़ा हो जाता है, इसी को मार्केट प्लेस फाइनेंसिंग भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 107 का आंसर क्या होगा? डी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं दोस्तों। इसका पीडीएफ दोस्तों मैं दे दूंगा, ठीक है, आज रात तक आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, फिर बोल रहा है एक्सचेंज द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF। तो ETF के बारे में दोस्तों हमें विचार करना है। ठीक है, तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है दोस्तों, पता है आपको? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब एक तरह का समझ लीजिए म्यूचुअल फंड होता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस यही है कि म्यूचुअल फंड जो होता है वो ट्रेडिंग होता है, उसका व्यापार जो होता है वो फिक्स टाइम में होता है, लेकिन जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है वो दिन के 24 घंटे और 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन जो दोस्तों इसका ट्रेडिंग होता है, इसलिए इसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं। ये म्यूचुअल फंड के जैसा ही होता है, लेकिन इसको जो है आप हमेशा ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पूरे दिन भर। तो ETF क्या है? ETF जो है दोस्तों एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक तरह का शेयरों की तरह कारोबार किया जाता है और पूरे दिन खरीदा और बेचा जाता है, एकदम सही बात है। उसके बाद ETF कैन बी यूज्ड एज ए व्हीकल फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, तो सही बात है, अगर विनिवेश का एक माध्यम है दोस्तों। अगर सरकार जो है मान लो BSNL का शेयर को अगर बेच दे रही है, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के थ्रू, तो क्या होगा? एक तरह का विनिवेश कर रही है सरकार, अपना निवेश कम कर रही है ना, तो दूसरा सही है। और तीसरा बोल रहा है इट ऑफर्स द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या होता है दोस्तों, जिस तरह म्यूचुअल फंड में क्या होता है आपको पता है, पैसा आता है और इसे अलग अलग चीज़ हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग चीज़ में का शेयर खरीदते हैं, BSNL का भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए हमारा जो रिस्क होता है कम होता है। उसी तरह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी म्यूचुअल फंड के जैसा होता है, जिसमें हम लोग किसी एक कंपनी का शेयर नहीं खरीदते हैं, बल्कि बहुत अलग अलग कंपनी का शेयर खरीदते हैं। इससे क्या होगा, अगर किसी एक कंपनी में नुकसान अगर होगा तो बाकी कंपनी में अगर फ़ायदा हो रहा है तो उससे हमारा जो जोखिम है, रिस्क है, वो कम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा जो रिस्क है उसका विविधीकरण हो जाता है, बट जाता है। ठीक, ये भी हमारा सही है दोस्तों। तो कौन सही है? तीनों सही है।
तो 108 का आंसर होगा दोस्तों डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। बोल रहा है भारत 22 क्या है दोस्तों। तो भारत 22 क्या है, एक तरह का ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जो एक म्यूचुअल फंड की तरह होता है, जिसमें भारत सरकार का, जिसमें क्या है दोस्तों, जिसमें भारत सरकार का जो ज़्यादातर सरकारी कंपनियां हैं, टोटल 22 कंपनियां का इसमें शेयर इंक्लूड किया है। टोटल 22 कंपनियों का शेयर को एक डब्बे में डाल दिया गया है और उसको बोलते हैं दोस्तों एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो कोई भी आदमी जो है अगर शेयर खरीदेगा तो एक टुकड़ा उसको मिलेगा और उस टुकड़ा का जो वैल्यू होगा वो 22 कंपनियां का शेयर के बराबर होगा दोस्तों। ये जो 22 कंपनियां हैं इसमें सरकारी कंपनियां भी है और प्राइवेट कंपनियां हैं, तो ज़्यादातर इसमें जो है सरकारी कंपनियां हैं बस। ठीक है, तो एक तरह का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जिसको भारत सरकार ने लॉन्च किया है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, इसमें सरकारी कंपनियां भी हैं और इसमें प्राइवेट कंपनियां भी है। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर मान लो हम BSNL में खाली इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, तो अगर BSNL घाटे में होगा तो BSNL तो हमको लॉस होगा। लेकिन भारत 22 क्या है, 22 कंपनियों का ग्रुप है, तो अगर एक में अगर लॉस होता है तो आपको बाकी में जो है फ़ायदा होगा। ठीक है, तो 109 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। आगे देखते हैं। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द भारत बॉन्ड ETF। तो भारत बॉन्ड ETF क्या है, एक तरह का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ही है, जिसमें हम लोग शेयर नहीं खरीदेंगे, हम लोग जो है बॉन्ड इशू कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सरकारी कंपनियां का बॉन्ड होगा, सरकारी भी कंपनियां हो सकती है। ठीक है, तो भारत जो 22 था दोस्तों, उसमें आप जो है शेयर खरीदेंगे। ठीक है, 22 कंपनियों का। भारत बॉन्ड में क्या होगा, आप शेयर नहीं खरीदेंगे बल्कि आप एक बॉन्ड खरीदेंगे। बॉन्ड क्या होता है, एक तरह का लोन होता है, ऋण होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो भी हम इन्वेस्टर है दोस्तों उसको मदद मिल जाएगा, उसको तरलता मिल जाएगा दोस्तों, कि उसके पास होगा कि वो जो है बॉन्ड भी खरीद सकता है, ताकि उसका पैसा जो है एकदम तरल के रूप में रहे। ठीक है, तो पहला हमारा सही है दोस्तों। फिर बोल रहा है इट विल डिपेंड द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। तो मतलब इससे जो है तो निवेशकों को तरलता प्रदान करेगा, सही बात है। ये बोल रहा है कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को गहरा करेगा, हाँ सही बात है, क्योंकि अब कॉर्पोरेट को डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा सरकार पे कि सरकार उसका जो है बॉन्ड खरीदे और हमको पैसा दे, या बैंकों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा लोन के लिए। अब पब्लिक जो है को वो बॉन्ड बेच सकता है ना। इससे क्या होगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट मेरा गहरा होगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंडिविजुअल विल नॉट बी अलाउड टू परचेज दिस इंस्ट्रूमेंट। बोल रहा है व्यक्ति इसको नहीं खरीद सकते हैं, तो ऐसा बात नहीं दोस्तों, लोग भी खरीद सकते हैं आराम से। फिर बोल रहा है इट विल बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, इसका नाम ही है दोस्तों एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ट्रेड नहीं होगा तो क्या ये डांस करेगा, है ना, तो ट्रेड होगा, सही बात है। तो 1 2 4 होगा दोस्तों। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1 2 और 4। तो कहाँ है 1 2 4, देखिए तो डी में। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, 110 का डी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शेयर बायबैक। तो शेयर बायबैक के बारे में दोस्तों क्वेश्चन है। तो शेयर बायबैक मैंने पढ़ाया भी था मुन्ना सर के PDF में। शेयर बायबैक का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे मान ली कोई कंपनी है, ठीक है, ये अपना शेयर जो है बेची, ठीक है, शेयर बेची, A को बेची, B को बेची। जब ये वापस शेयर अपना खरीद लेती है शेयर धारकों से, शेयर होल्डर से, जो इसने बेचा है, उसको तो दोस्तों बोलते हैं शेयर बाय बैक। बाय मतलब खरीदना और बैक मतलब वापस खरीदना। तो जो बेची थी वही शेयर को अगर कंपनी वापस खरीद ले रही है उसको शेयर बाय बैक बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर शेयर बाय बैक हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो PSU है उसका विनिवेश हो रहा है कि नहीं। सरकार अगर शेयर बाय बैक कर रही है इसका मतलब PSU का क्या हो रहा है दोस्तों, विनिवेश हो रहा है। ठीक, तो 111 का पहला तो सही होगा। दूसरा बोल रहा है कंपनी परचेज द शेयर फ्रॉम द ओनर। तो सही बात है, कंपनी जो है वो शेयर खरीद लेती है ओनर से, है कि नहीं, तो ये भी हमारा सही है। फिर तीसरा बोल रहा है शेयर बायबैक रिड्यूसेस द एसेट ऑफ द कंपनी। शेयर बायबैक से कंपनी की संपत्ति को कम करता है। तो सही बात है, कंपनी शेयर खरीदेगी, किससे खरीदेगी, पैसा से, और पैसा कम होगा, इसका मतलब शेयर का कंपनी का परिसंपत्ति जो हो रहा है, संपत्ति हो रहा है, जिसको परिसंपत्ति बोलते हैं, एसेट बोलते हैं, वो कम हो रहा है। तो शेयर बायबैक से याद रखिएगा कंपनी का परिसंपत्ति दोस्तों कम होता है। ये विनिवेश करने का एक तरीका है और इसमें शेयर जो है वापस कंपनियां खरीद लेती है। ठीक है, क्यों खरीदती है शेयर, वो इसलिए खरीदती है कि मार्केट में जो है शेयर का जो आपूर्ति है दोस्तों, सप्लाई है, वो कम हो जाएगा। अब जब शेयर का आपूर्ति कम हो जाएगा तो शेयर का मूल्य दोस्तों बढ़ जाएगा, और कंपनी इसलिए खरीदती है ताकि कंपनी के पास पूरा कंट्रोल रहे दोस्तों, है ना। तो 111 का आंसर जो होगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 112 देखते हैं। और अभी 14 फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग इम्पैक्ट बॉन्ड। तो इम्पैक्ट बॉन्ड से आप क्या समझते हैं, तो इम्पैक्ट बॉन्ड का मतलब होता है दोस्तों ऐसा बॉन्ड जो समाज में जिस बॉन्ड मतलब क्या होता है, लोन। तो इस बॉन्ड में से हम लोग जो पैसा लेते हैं दोस्तों, इस बॉन्ड से जो भी पैसा लेते हैं उसमें सामाजिक और विकास, सोशल और डेवलपमेंट चीज़ पे खर्च किया जाता है। मतलब इम्पैक्ट बॉन्ड मतलब ऐसा बॉन्ड जिसका पैसा
सामाजिक मतलब हेल्थ पे, एजुकेशन पे, विकास पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा दोस्तों खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं इम्पैक्ट बॉन्ड। ठीक, तो बोल रहा है इट इज़ सब्सक्राइब बाय गवर्नमेंट, मतलब इसको बोल रहा है ये सरकार द्वारा सदस्यता प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि इम्पैक्ट बॉन्ड जो होता है वो सरकार द्वारा सदस्यता नहीं प्राप्त होता है, बल्कि इसमें प्राइवेट लोगों को बोलते हैं भैया कि लो तुम इन्वेस्टमेंट करो। सरकार को पैसा चाहिए किसके लिए? सामाजिक और आर्थिक के लिए। तो सरकार खुद थोड़ी खरीदेगी, सरकार बेचेगी। ठीक है, और उसको सब्सक्राइब कौन करेगा? पब्लिक और प्राइवेट लोग उसको लेगा दोस्तों। तो इसका गलत होगा पहला। फिर बोल रहा है प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसेस द बॉन्ड इशुएंस, तो सही बात है, प्राइवेट सेक्टर जो है इसमें इस बॉन्ड का पैसा को खरीदता है दोस्तों। इस बॉन्ड खरीदता है और पब्लिक को पैसा देता है, मतलब सरकार को देता है। बोल रहा है रीपेमेंट इज बेस्ड ऑन एग्रीड अपॉन आउटकम्स, तो इसमें जो पैसा क्या होता है, बाकी बॉन्ड में पैसा आपको मिलते रहेगा हर महीना या हर साल। ठीक है, फिक्स। लेकिन इसमें चूंकि ये इम्पैक्ट बॉन्ड है तो इसका पैसा सामाजिक और विकास के काम में लगाए हैं, तो उस पर अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा, आउटकम अगर अच्छा निकलेगा, वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन सही होगा, तब जाके उसको जो है उसके आधार पे उसका रिपेमेंट होगा दोस्तों, मतलब आउटकम के आधार पे पेमेंट होता है। तो मेरा तीसरा सही है। चौथा क्या है? बोला द इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फंड द सोशल एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, तो सामाजिक और विकास कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है इस फंड का, ये भी सही है। ठीक है, तो इम्पैक्ट बॉन्ड के बारे में क्या है कि इसको प्राइवेट लोग खरीदते हैं, सरकार इसको इशू करती है, और जो भी रिटर्न होगा आउटकम पे आधारित होगा और सामाजिक और विकास के कामों के लिए करते हैं। तो 2, 3, 4 मेरा सही है दोस्तों। आंसर होगा 112 का सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं दोस्तों। बोल रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सियोरिटी बॉन्ड्स। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है सियोरिटी बॉन्ड पे, जिसको जमानत बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, इसको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है पुल का। ठीक है, तो जितना भी अगर पुल बनाने के लिए मान लो इसको 10 लाख रुपए या 10 करोड़ रुपए मिला है, तो इसको पूरा पैसा 10 करोड़ तभी मिलेगा जब ये पुल कंप्लीट कर देगा। मतलब 10 करोड़ रुपया जो है ये अपने बैंक में जमा, इसको कहीं से मिल जाएगा, 10 करोड़ रुपये जमा कर देगा, और ये पैसा निकाल नहीं सकता है। बैंक जो है कुछ पैसा ब्लॉक कर देगा कि भाई वो पैसा तभी ये निकाल पाएगा जब ये प्रोजेक्ट को कम कर देगा। तो अभी कंडीशन ये होता है। ठीक है, लेकिन सियोरिटी बॉन्ड आने के बाद ये है कि अब बैंक जो है गारंटी नहीं लेगा कि अब प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाना है इससे तब। ठीक है, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा वो बैंक के पास पैसा उसका जमा हुआ ब्लॉक नहीं हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों सियोरिटी बॉन्ड। तब क्या होगा, तो बैंक गारंटी अगर नहीं लेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो वो गारंटी कौन लेगा? तो उसके लिए दोस्तों इंश्योरेंस कंपनियां जो होती है, LIC होती है, ये सब वो सब गारंटी लेता है कि ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर को दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा, इसका गारंटी हम लेते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर है दोस्तों उसको जो है वो पैसा देगा, प्रीमियम देगा। ठीक है, तो बैंक का गारंटी अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए बैंक गारंटी ले लेगा तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर है दोस्तों उसको क्या होगा, बहुत सारा पैसा उसका ब्लॉक हो जाएगा, वो निकाल नहीं पाएगा। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा का किल्लत होगा, वो कैसे कंप्लीट करेगा इस प्रोजेक्ट को, है ना। तो उस पैसा को कम करने के लिए बीच में आ जाती है दोस्तों कौन? इंश्योरेंस कंपनियां। वो बोलती है कि ठीक है कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें बैंक का गारंटी लेने का, अब गारंटी हम लेते हैं। और तो इंश्योरेंस कंपनी का क्या फ़ायदा होगा, इंश्योरेंस कंपनी को कुछ जो है प्रीमियम मिल जाएगा, कुछ जो है पैसा मिल जाएगा दोस्तों प्रीमियम के रूप में, किस्त के रूप में। ठीक है, और वो चाहेगा कि प्रोजेक्ट जो है टाइम पे कंप्लीट हो जाए, और जो भी वो प्रीमियम जो है दे रहा है उसका फ़ायदा हो जाएगा। और अगर मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अगर नहीं प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है, तो जो बाकी तो जितना भी खर्चा हुआ है, जितना भी फ्यूचर में खर्चा करना है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो इंश्योरेंस कंपनियां करेगी। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों सियोरिटी बॉन्ड। समझ में आ गया, जिसमें बैंक गारंटी नहीं लेता है बल्कि इंश्योरेंस कंपनियां गारंटी लेती है कॉन्ट्रैक्टर का कि प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होगा। ठीक है, और दोनों को फ़ायदा हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनियों को प्रीमियम मिल जाता है और इसको जो है कॉन्ट्रैक्टर को कम पैसा देना पड़ता है। तो इंश्योरेंस कंपनियां जो होती है दोस्तों वो अलाउ होती है कि सियोरिटी बॉन्ड जो है वो इशू करेगी। इंश्योरेंस कंपनियां सियोरिटी बॉन्ड इशू करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, और उसको कॉन्ट्रैक्टर जो है खरीद लेता है। और ये बैंक गारंटी का दोस्तों एक विकल्प है, ये भी सही बात है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, और इससे कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉस्ट होता है अप्रत्यक्ष खर्चा वो भी कम हो जाएगा दोस्तों। तो आंसर क्या होगा, तीनों उपरोक्त सभी। ठीक है, 113 का आंसर दोस्तों 113 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। बोल रहा है फॉर्मोसा बॉन्ड क्या है दोस्तों। ठीक है, तो फॉर्मोसा एक जगह है दोस्तों, कहाँ पे है, ताइवान में। तो ताइवान जो है एक बॉन्ड जारी किया जिसका नाम है फॉर्मोसा बॉन्ड। ठीक है, और ये किस में है दोस्तों,
तो ये ताइवान के डॉलर में है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सेबी ने भी इसको जारी किया, फॉर्मोसा बॉन्ड, ठीक है। तो फॉर्मोसा बॉन्ड जो है वो किसका बॉन्ड है? ताइवान का बॉन्ड है, ताइवान इसको इशू किया। अब सेबी भी जो है इसको सेबी नहीं, एसबीआई भी जो है वो भी फॉर्मोसा बॉन्ड को इशू की है दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो वो ये कहाँ किसका है दोस्तों? ताइवान का है। और ये किस में है? तो ताइवान के डॉलर में है। और एसबीआई भी इसको जारी की है, वो आपको ध्यान रखना है। तो आंसर होगा दोस्तों 2 और 4, ठीक है। ये ताइवान में इशू हुआ है, सिंगापुर में नहीं, और सिंगापुर के डॉलर में नहीं है, बल्कि ताइवान के डॉलर में है दोस्तों, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान देना, थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, ये ताइवान के डॉलर में नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। ताइवान में इशू ज़रूर हुआ है, लेकिन ये ताइवान के डॉलर को छोड़ के जो भी देश इसको इशू करेगा उसके होगा। जैसे भारत अगर इशू करेगा तो रुपया में हो जाएगा, जापान ये करेगा तो जापान का करेंसी क्या है? येन, तो येन में हो जाएगा, ठीक है। तो ताइवान ने इशू किया है, ताइवान के द्वारा जो उस देश का बैंक भी इशू किया है, तो जो बैंक इशू करेगा जिस देश का, उस करेंसी में होगा दोस्तों, उसके मुद्रा में होगा, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप थोड़ा क्षमा कीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ताइवान में इशू हुआ है, लेकिन उसके बाद जो भी देश इसको इशू करेगा उसी देश का मुद्रा में होगा दोस्तों। आंसर सिर्फ मेरा एक ही सही होगा, एक ही ऑप्शन सही होगा कि ताइवान में जो है इसको जारी किया गया है। तो आंसर होगा दोस्तों 2, आप ध्यान देना है आपको, ठीक है। सी होगा सही, ठीक। चलिए केवल 2। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आईबेक्स, तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। इसमें क्या है दोस्तों? इंडिया एक्सचेंज होता है, किस चीज़ का एक्सचेंज होता है? तो सोना का एक्सचेंज होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक। तो ये एक तरह का बुलियन का है, बुलियन मतलब सोना, तो सोना का एक एक्सचेंज है, ठीक है। तो आपको याद रखना है गिफ्ट सिटी जो गुजरात में है दोस्तों, इसमें लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये भारत का पहला एक्सचेंज है जहाँ पे हम लोग सोने का फिजिकल में रूप में, मतलब भौतिक सोने का व्यापार करेंगे दोस्तों। अभी जो हम लोग व्यापार करेंगे हो सकता है कि सोने का पेपर का करते थे, मतलब डिजिटल में, लेकिन अब जो है वो सोने का फिजिकल में हम लोग व्यापार करेंगे दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और गिफ्ट सिटी में इसको बनाया गया है, ठीक है। चलिए तो 115 का आंसर क्या होगा? सी, 1 और 2 दोनों। 116 देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो आरबीआई का गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने बताया था आरबीआई का जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, जनरली उसका कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन अभी जो है उसको 3 साल के लिए हम लोग अपॉइंट करते हैं दोस्तों, और उसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो भारत सरकार जो इसको फिक्स करती है अपॉइंट करने के बाद, लेकिन ये 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसको पुनः अपॉइंटमेंट किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। जिस तरह से अभी हम लोग जो श्री कांता दास है उसका अपॉइंटमेंट को सरकार ने बढ़ाया भी है, ठीक है। तो 5 साल कार्यकाल होगा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस यही है कि 3 साल के बाद भी उसको जो हम लोग कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। तो जनरली 5 साल का कार्यकाल होता है, अपॉइंट करते हैं 3 साल के लिए, फिर उसको बढ़ा के 5 साल कर देते हैं। तो 116 का आंसर दोस्तों ए होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 117 बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टूडेंट को दिक्कत था, बोल रही थी कि सर मुझे आँख में थोड़ा प्रॉब्लम है और चश्मा लगा है, तो आप जो है थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। तो ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपको दे दूँगा। तो जो बच्ची है उसको जो आँख में प्रॉब्लम है, तो पीडीएफ से वो देखेगी, तो पीडीएफ में फ़ॉन्ट जो है वो बढ़ा के भी देख सकती है। क्योंकि मुझे दोनों को कवर करना है ना, तो आधा इंग्लिश है आधा हिंदी है, जो पेज के बीच में पार्टीशन है, इसके कारण छोटा हो जाता है। तो लेकिन जब पीडीएफ आएगा दोस्तों, तो उसमें क्या होगा, सेपरेट होगा, तो आप आसानी से जो है उसको जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा उस लड़की को कि जब ये लेक्चर सुनेगी वो, तो इसके पहले पीडीएफ को डाउनलोड कर ले टेलीग्राम से, और उसके बाद पीडीएफ एक तरफ मोबाइल में खोले रहे और लैपटॉप में जो है इसको, या पीडीएफ को प्रिंट निकाल ले हार्ड कॉपी, और फिर उसके बाद जो है उस क्वेश्चन सॉल्व करे वीडियो को देख के, है ना। चलिए दोस्तों, तो क्षमा चाहता हूँ थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 117 है दोस्तों, बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आरबीआई बैंक्स रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। बोल रहा है बैंकों को आरबीआई का परमिशन का ज़रूरत पड़ेगा अगर उनको डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना है तो दोस्तों। और दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इज अंडर डुअल रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई। बोल रहा है सरकारी जो बैंक होता है उसको उस पर दोहरा जो है नियंत्रण होता है, मतलब भारत सरकार का भी होता है, आरबीआई का होता है।
तो दोनों स्टेटमेंट मेरा सही है दोस्तों कि अगर डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो बैंकों को परमिशन लेना पड़ेगा आरबीआई का। दूसरा, पब्लिक सेक्टर बैंक पे भारत सरकार का भी होता है कंट्रोल और आरबीआई का, और आपको पता भी चल रहा है कि किस तरह से अगर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना है तो आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा और भारत सरकार तो कंट्रोल करेगा ही। ठीक है, तो दोनों हमारा सही है दोस्तों। तो आंसर होगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आरबीआई जो होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोला आरबीआई जो उसका पूरा तरह से मालिक भारत सरकार है, तो सही बात है, पूरा स्वामी कौन है, भारत सरकार। अब बोला आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टेडीली डिक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर। बोल रहा है पिछले 5 साल में जो आरबीआई अपना पैसा अधिशेष जो है केंद्र को हस्तांतरित करता है। ठीक है, आपको पता है ना आरबीआई का जो एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934, उसके सेक्शन धारा 47 में उल्लेख है कि भारत की आरबीआई जितना पैसा कमाएगा उसमें से जो भी पैसा उसका खर्चा पानी होगा और जो उसको रखना है, बाकी का जो पैसा बचेगा वो भारत सरकार को ट्रांसफ़र कर देगा। तो उसी को हम लोग आरबीआई का अधिशेष केंद्र को हस्तांतरण बोलते हैं। ठीक है, सरप्लस ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो ये जो सरप्लस ट्रांसफ़र हुआ है दोस्तों, वो फ्लक्चुएट हुआ है, ऐसे ऐसे करके हुआ है, मतलब उतार चढ़ा हुआ है, लगातार घटा नहीं है दोस्तों। तो दूसरा हमारा गलत होगा। ठीक है, तो आंसर जो सही है वो होगा 118 का सिर्फ ए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क और आरबीआई। तो आरबीआई का जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है, जो मैंने अभी बताया ना आपको कि आरबीआई अपना पैसा जो है सरप्लस ट्रांसफ़र करता है, उसी को आरबीआई का इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसी में इकोनॉमिक फ्रेमवर्क वही आरबीआई की धारा 47 जो है, आरबीआई एक्ट का धारा 47 1934 धारा 47 में इसका उल्लेख है दोस्तों। ठीक है, क्या क्या उल्लेख है, तो इसमें उल्लेख है कि आरबीआई एक्ट 1934 में बोला गया है कि आरबीआई जो है वो एक आकस्मिक बफर बना के रखेगा, मतलब कुछ पैसा को आकस्मिक के रूप में वो रखेगा कि आकस्मिक जो प्रयोग होगा उसके लिए वो करेगा कुछ पैसे को, फिर बाकी का जो पैसा है दोस्तों वो भारत सरकार को ट्रांसफ़र कर देगा। ये भी जो है लिखा गया है। आरबीआई अधिनियम 1934 निर्दिष्ट करता है कि अधिशेष को भारत सरकार को हस्तांतरित करने की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए भारत सरकार के पास अगर पैसा आ जाएगा, ठीक है, अगर सरकार के पास पैसा आता है तो सरकार क्या करेगा, नया नया योजना लाएगा, लोगों को पैसा देगा। तो लोगों को के हाथ में जब पैसा देगा तो लोग जो है सामान का डिमांड रखेंगे, मांग करेंगे, तो सामान का मांग बढ़ेगा और महंगाई भी दोस्तों बढ़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि जो सरप्लस ट्रांसफ़र कर रहा है आरबीआई, जो पैसा भारत सरकार को दे रहा है, उससे महंगाई होगा दोस्तों। ठीक है, हो सकता है ना। तो सही क्या होगा, तीनों मेरा सही है। तो 119 का आंसर होगा डी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 120 है, बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिक्विडिटी क्राइसिस इन द डेट मार्केट। तो ऋण बाजार में जो तरलता का संकट है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है। मतलब डेट मार्केट, डेट मतलब ऋण, ऋण के कारण जो समाज में तरलता का दिक्कत होता है उसके बारे में हम लोग को विचार करना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें किस चीज़ का दिक्कत है, तरलता का, मतलब लिक्विडिटी का। और लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, पैसा। ठीक है, तो ये क्यों पैसे का दिक्कत हो जाएगा डेट मार्केट में, ऋण बाज़ार में, मतलब अगर जिस बाज़ार में हम लोग डील करते हैं लोन में, है ना, बॉन्ड में, लोन में, तो उसको हम लोग ऋण मार्केट बोलते हैं, डेट मार्केट। तो उसमें तरलता का क्यों संकट हो जाएगा, तरलता का संकट इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर कोई ऋण लिया है और ऋण अगर वापस नहीं करता है, चूक हो जाता है, तो उसके कारण तरलता का संकट आ जा सकता है। मतलब पैसा लिया लेकिन वापस नहीं किया तो तरलता का दिक्कत होगा। इसके अलावा कोई विदेशी व्यक्ति जो है भारत में इन्वेस्ट किया, अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर पैसा जो है मार्केट से वापस लेके विदेश चला जा रहा है, ठीक है, मतलब अपना धन वापस लेके विदेश चला जा रहा है, तो उससे भी तरलता का दिक्कत होगा दोस्तों। तो ये भी होगा। उसके बाद अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो इंटरेस्ट रेट अगर दोस्तों बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, भारत का पैसा जो है दोस्तों बाहर जाएगा, है ना। तो ये भी हमारा होगा दोस्तों। फिर बोल रहा आरबीआई में डू ओएमओ टू रिजॉल्व द लिक्विडिटी क्राइसिस। ओएमओ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मैंने पढ़ाया भी दोस्तों, खुला बाजार प्रक्रिया, है ना। इसमें क्या होता है, आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियाँ बैंकों को बेचता है और बैंकों से ख़रीदता है कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, क्या और कैसे करता है, तो ये मैंने आपको मृणाल सर के लक्ष्मीकांत में बताया कि ओएमओ किस तरह से काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी हमारा होगा। तो तीनों जो है, चारों ऑप्शन जो है दोस्तों सही है। तो आंसर होगा 120 का डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। बोल रहा है विमुद्रीकरण के बाद के प्रभाव के बारे में बोल रहा है। तो विमुद्रीकरण क्या हो गया, विमुद्रीकरण मतलब जो नोट था 500 और 1000 का,
उसको निरस्त कर देना, मतलब उसका मान्यता रद्द कर देना, उसी को विमुद्रीकरण बोलते हैं। तो ये दायित्व किसका होता है दोस्तों? सरकार का होता है। और सरकार को पावर कहाँ से मिलता है? तो आरबीआई एक्ट से मिलता है, ठीक है। लेकिन सरकार खुद नहीं करती है, आरबीआई के सलाह से करती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि इकनॉमी में जो भी पैसा था वो पैसा दोस्तों ख़त्म हो जाएगा। अगर 500 और 1000 का नोट अगर पहले था तो वो पैसा निरस्त हो गया। इसका मतलब जो तरलता था, तरलता मतलब पैसा था दोस्तों, वो कम हो गया। तो ये तीसरा हमारा सही है। उसके बाद बोल रहा है आरबीआई लाइबिलिटी वुड रिड्यूस टू एक्सटेंट द ओल्ड नोट्स डज नॉट कम टू द बैंकिंग सिस्टम। तो बोल रहा है पुराने नोट नहीं आने तक आरबीआई की देनदारी दोस्तों कम हो जाएगी। तो सही बात है, क्योंकि बैंक में लिखा रहता है कि 500 आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑफ, मैं इसको 500 रुपये अदा देने का वचन देता हूँ, है ना, मतलब पैसा अदा करने का वचन देता हूँ दोस्तों। तो 500 और 1000 रुपये का नोट तो रहा ही नहीं, तो आरबीआई का जो अदा करने का लाइबिलिटी था दोस्तों वो भी कम हो गया। तो ये भी हमारा पहला सही है। उसके बाद बोल रहा है ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ फ्रॉम होल्डर ऑफ इलिसिट ब्लैक मनी टू द पब्लिक सेक्टर। बोल रहा है कि इसमें जो है जो भी काला धन है दोस्तों वो सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाएगा। तो सही बात है, अब चूँकि नोटबंदी हो रहा है तो जितना भी काला धन था दोस्तों वो सभी जो है बैंकिंग व्यवस्था में आ जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र में दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा भी हमारा सही है। तो कौन सही है दोस्तों? तीनों सही है, 1, 2 एंड 3। तो 121 का आंसर होगा दोस्तों डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द मॉनेटरी बेस ऑफ द कंट्री। तो भारत का जो अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार होता है दोस्तों, जिसको हम लोग M0 बोलते हैं, ठीक है। मैंने पढ़ा है M0 के बारे में, तो उसके बारे में हमारा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो मॉनेटरी बेस क्या होता है आपको पता है? मॉनेटरी बेस का मतलब पब्लिक के पास, ठीक है, लोगों के पास कितना जो है पैसा है, ये इसमें जोड़ दीजिए। बैंक जो है कितना नोट अपने पास रखे हैं, और उसमें जोड़ दीजिए कि आरबीआई के पास कितना जो है जमा है बैंकों का। तो जब लोगों के पास कितना पैसा है, मुद्रा है, बैंक में कितना नोट है, करेंसी है, मुद्रा है, और आरबीआई के पास कितना बैंक जो है पैसा रखे हैं, अगर हम तीनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो आ जाएगा मॉनेटरी बेस, ठीक है। मॉनेटरी बेस क्या होगा? करेंसी नोट विथ एंड कॉइन्स विद द पब्लिक। तो पब्लिक के पास कितना नोट है और मुद्रा है वो जो है मॉनेटरी बेस में आएगा। साथ ही साथ कॉमर्शियल बैंक का वॉल्ट कैश कितना है, ठीक है। वॉल्ट कैश मतलब सरकार के, मतलब आरबीआई के पास बैंकों ने कितना जो है पैसा रखा है और खुद के पास कितना पैसा है, तो ये भी होगा। प्लस आरबीआई के पास कितना रखा है ये भी होगा। तो तीनों जो है दोस्तों मॉनेटरी बेस में होगा, चाहे वो जनता के पास करेंसी है या वाणिज्यिक बैंक के पास जमा है या आरबीआई के पास जमा है। तो 1, 2 एंड 3 दोस्तों तीनों इसका आंसर होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो मॉनेटरी बेस क्या होता है? पब्लिक के पास कितना पैसा, मुद्रा है, नोट है और सिक्का है, सरकार आरबीआई के पास बैंकों का कितना जमा है और बैंक के पास कितना जमा है बैंक का तिजोरी में। तो तीनों होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। बोल रहा है रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है वाणिज्य बैंक का जो भंडार होता है दोस्तों उसमें निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है ना। तो आरबीआई का जो बैंकों का भंडार होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है बताइए, तो क्या क्या है जो बैंकों के भंडार में है, ठीक है। तो पहला बैंकों का भंडार क्या क्या है दोस्तों? भंडार मतलब क्या? खुद का उसका जो संपत्ति है ना, रिजर्व। तो ये बताइए पब्लिक का जो पैसा है वो बैंक का है क्या? नहीं, वो तो पब्लिक का पैसा है। तो जितना भी पब्लिक का पैसा होगा भैया वो आरबीआई का बैंकों का भंडार थोड़ी है, उसको तो उसको वापस करना है। तो डिपॉजिट ऑफ पब्लिक जो है उसका भंडार का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है, जनता के सभी जमा नहीं होगा, ठीक। उसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटी हेल्ड बाय द बैंक। अगर बैंकों ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा है तो बैंक खरीदा है ना उसको, ठीक है, मतलब उसका संपत्ति है, ठीक है। तो ये होगा बैंकों का भंडार। फिर बोल रहा है कैश हेल्ड बाय बैंक्स इन देयर वॉल्ट। तो बैंक ने अपने पास कितना जो है जमा रखा है, मतलब खुद का पैसा कितना है, ये भी होगा। उसके बाद मनी डिपॉजिटेड विथ आरबीआई। तो आरबीआई ने बैंकों ने आरबीआई में कितना जमा रखा है, तो ये भी होगा। मतलब कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ बैंक का जो खुद का पैसा है, चाहे वो आरबीआई के पास रखा है, अपने पास रखा है या उससे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा है, वो बैंक का खुद का क्या है दोस्तों? तिजोरी में का भंडार है ना, रिजर्व है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना। इसके अलावा पब्लिक जो जमा किया वो पब्लिक का पैसा है ना, बैंक का पैसा थोड़ी है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 2, 3 एंड 4। क्योंकि हमें क्या पूछा था कि हमें ये पूछा था कि बैंक का भंडार में क्या क्या शामिल है, तो वो मेरा भंडार थोड़ी है, बैंक का भंडार थोड़ी है, वो पब्लिक का भंडार था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है मनी कैन बी क्रिएटेड
इन द इकोनॉमी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, बोल रहा है मनी हम लोग कैसे मार्केट में जो मुद्रा है उसका सृजन कैसे किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है फुल रिजर्व बैंकिंग। फुल रिजर्व बैंकिंग मतलब समझते हैं, फुल रिजर्व मतलब जितना पैसा मार्केट में आया है, जितना पैसा बैंकों में है, मान लो बैंक में पब्लिक ने जमा किया 100 रुपये, तो फुल रिजर्व मतलब ये हुआ कि पूरा पैसा बैंकों को अपने पास रिजर्व के रूप में रखना पड़ेगा। मतलब 100 रुपये में से 100 रुपया बैंकों को रखना पड़ेगा। ये 1 रुपया भी लोन नहीं दे सकता है। जब लोन नहीं देगा इकोनॉमी में तो पैसा बैंक पैसा कहाँ से कमाता है, अर्थव्यवस्था में पैसा कहाँ से आता है, बैंक से आता है। तो जब RBI बोल देगा कि जितना पैसा तुम्हारे पास जमा है उसको फुल रिजर्व में रखो, मतलब पूरा किसी को लोन मत दो, 100 रुपये का 100 रुपया 100% अपने पास रखो, तो मनी तो क्रिएट होगा नहीं, मुद्रा का सृजन होगा नहीं दोस्तों, है ना। तो फुल रिजर्व बैंकिंग में नहीं होगा, मतलब फुल रिजर्व बैंकिंग में मनी का सृजन नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना पैसा आएगा उसके पास बोलेगा नहीं पूरा के पूरा अपने पास रखो, तो कहाँ से, जब इकोनॉमी में पैसा ही नहीं आएगा तो सृजन होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो पहला गलत है दोस्तों। उसका बाद बोल रहा है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, मतलब आंशिक आरक्षित बैंकिंग। हाँ, तो ये हो सकता है। आंशिक आरक्षित मतलब क्या, जितना पैसा तुम्हारे पास आया है उसको कुछ पैसा तुम रिजर्व के रूप में रखो और बाकी के पैसा तुम अर्थव्यवस्था में लगाओ, मतलब लोन दो। तो इकोनॉमी में जब पैसा आएगा, अर्थव्यवस्था में लोन आएगा, तो उससे जो है दोस्तों मुद्रा का सृजन होगा, है ना। तो सही है, तो दूसरा हमारा सही है दोस्तों। ठीक है, तो 124 का आंसर होगा दोस्तों बी। ठीक है, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 125। बाकी भी हम लोग करेंगे धीरे धीरे और 3-4 दिन में आपको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर समझते हैं दोस्तों, मतलब किस तरह से पैसा अर्थव्यवस्था में डबल ट्रिपल चौगुना हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी को मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं दोस्तों। तो जब भी मनी मल्टीप्लायर होगा, कब होगा, जब इकोनॉमी में पैसा आएगा, है ना, जब बैंक को जो जितना ज़्यादा लोन से अधिक देगा, ठीक है, ब्याज दर जितना कम से कम करेगा रखेगा, उतना मनी मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, हमको वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर कब होता है, बोल रहा है कि यह बढ़ता है कब, जब बैंकों की आरक्षित आवश्यकता घटती है। तो सही बात है, जब ये देखो ये क्या उल्टा बोल रहा है, ये बोल रहा है यह बढ़ने के साथ बढ़ता है, तो बोल रहा है कि बैंक का जब आरक्षित आवश्यकता बढ़ता है तब ये बढ़ता है दोस्तों, तो गलत बात है। जब रिजर्व उसका बढ़ेगा भैया, है ना, जब रिजर्व जितना बढ़ेगा तो बैंक उतना लोन नहीं दे पाएगा ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। तो ये हमारा नहीं होगा दोस्तों, 125 का पहला हमारा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक। बोल रहा है ये डिक्रीज करता है जब मनी रिजर्व रिक्वायरमेंट बैंक का बढ़ता है। तो सही बात है, अगर CRR SLR रिजर्व है वो अगर बढ़ाएंगे तो बैंकों के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा। तो सही बात है, दूसरा हमारा सही है दोस्तों। ठीक है, बोला इट इंक्रीजेज विथ मॉनेटरी बेस। बोला मॉनेटरी बेस बढ़ता है तो ये बढ़ेगा दोस्तों। अभी हम लोगों ने देखा ना कि मॉनेटरी बेस क्या होता है। मॉनेटरी बेस का फॉर्मूला है दोस्तों, एक क्या है वो आप नोट कर लीजिए कि मनी सप्लाई बराबर मॉनेटरी बेस गुना मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर मतलब मनी सप्लाई बराबर मनी मल्टीप्लायर इनटू मॉनेटरी बेस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए हमें पूछा है कि मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, तो मनी मल्टीप्लायर बराबर क्या होगा, मनी सप्लाई बटा मॉनेटरी बेस। तो अगर मॉनेटरी बेस दोस्तों बढ़ेगा, ठीक है, तो मनी सप्लाई पे भी तो डिपेंड कर रहा है। तो जो हमारा मनी मल्टीप्लायर है दोस्तों वो मनी सप्लाई पे भी डिपेंड है और मॉनेटरी बेस पे डिपेंड है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यार मॉनेटरी बेस चेंज करेगा तो मेरा मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, क्योंकि इस पे भी डिपेंड है और इस पे भी डिपेंड है। बात समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि मनी मल्टीप्लायर जो है वो मॉनेटरी बेस पे के बढ़ाने पे या घटाने पे बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो ये डिक्रीजेज विथ मॉनेटरी बेस नहीं कर सकते, ये बढ़ता है मॉनेटरी बेस से, ये भी नहीं बोल सकते। तो हम सिर्फ एक ही चीज़ बोल सकते हैं कि मनी मल्टीप्लायर तभी बढ़ेगा जब हमारा बैंकों का रिजर्व जो है घटेगा, या मनी मल्टीप्लायर तभी घटेगा जब बैंकों का रिजर्व बढ़ेगा दोस्तों। बाकी मनी मल्टीप्लायर मनी सप्लाई पे डिपेंड है और मनी मॉनेटरी बेस पे डिपेंड है। ठीक है, तो 125 का आंसर होगा दोस्तों, वो हमारा होगा सिर्फ और सिर्फ 2 ओनली, जो क्योंकि सिर्फ 2 ही सही है दोस्तों। ठीक है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, सिर्फ 2 ओनली। ठीक है, ये सही है, सिर्फ 2 ओनली बी, है ना। इसका PDF दोस्तों मैं अभी टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, आराम से उसको पढ़िए और धीरे धीरे करके उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, बाकी के भी जो क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल पसंद आ रहा है, बहुत मेहनत लग रहा है बनाने में,
प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गॉड ब्लेस यू, अच्छे से रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खेलते कूदते रहें, ठीक है। बाय।